हेलो एवरीवन। हम एशियंट हिस्ट्री कर रहे थे। एशियंट हिस्ट्री में हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन कंप्लीट हो चुका। आज हम थर्ड चैप्टर समझते हैं हमारा, क्योंकि पहला प्रागैतिहासिक काल कंप्लीट हो चुका, चौथा चैप्टर हो गया। उसके बाद ताम्रपाषाण काल कंप्लीट हो चुका, फिर हमारा उसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कंप्लीट हो चुका। आज हमारा स्टार्ट क्या होता है बेटा? वैदिक संस्कृति। क्या करते हैं आज हम स्टार्ट? वैदिक संस्कृति। देखो, वैदिक संस्कृति, इसका टाइम पीरियड क्या लेके चलते हैं हम लोग? वैदिक संस्कृति का हम टाइम पीरियड क्या लेके चलते हैं? जब इंडस वैली सिविलाइजेशन ख़त्म हुई 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक, हम किसका टाइम पीरियड लेके चलते हैं? वैदिक संस्कृति का। वैदिक से ही क्या समझ में आ रहा है कि वेद आ गए हैं इसमें। ठीक है, इसका टाइम क्या है? 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। देखो, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद जो संस्कृति पनपी उसको हम क्या बोलते हैं? वैदिक संस्कृति। जिसका मूल आधार क्या है? इसका मूल आधार क्या है बेटा? इसका मूल आधार हम कहेंगे वेद है। क्या है इसका मूल आधार? वेद। क्या है? वेद इसका मूल आधार है। ये वैदिक संस्कृति या वैदिक काल के नाम से ही इसको क्यों जाना जाता है? क्या रीज़न था ऐसा? ठीक है, इसको हम वैदिक काल भी बोल देते हैं, इसको हम आर्य संस्कृति भी बोल देते हैं। ठीक है, इसका मूल आधार क्या था? वेद। इसको हम अन्य किस नाम से जानते हैं? वैदिक संस्कृति को हम बोल देते हैं वैदिक संस्कृति भी, वैदिक काल भी, और हम इसको बोल देते हैं आर्य संस्कृति भी। क्या बोल देते हैं? आर्य संस्कृति। क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन के एंड में ये बोलते हैं 1700 के आसपास आर्यंस आ चुके थे, तो इसलिए हम इसको आर्य संस्कृति भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? आर्य संस्कृति। आर्य संस्कृति, आर्य संस्कृति कहाँ से आई है? यानी कि जो ये आर्य वर्ड है, इसको हम क्या कह देते हैं? आर्यंस। इनको हम क्या कह देते हैं? आर्य संस्कृति। किन की वजह से आई? आर्यंस की वजह से आई। आर्य का मीनिंग क्या बोल देते हैं भाई? आर्य क्या होते हैं? किन को बोला जाता है आर्य? आर्य बोला जाता है आपके जो श्रेष्ठ हों, कुलीन हों, आदरणीय हों। क्या बोलते हैं हम इसको? जो श्रेष्ठ होते हैं, कुलीन होते हैं, आदरणीय। कौन होते हैं? आर्यंस। आर्यंस को हम क्या क्या बोलते हैं? श्रेष्ठ, कुलीन और आदरणीय। आर्य का ये क्या है? शाब्दिक अर्थ है। अब देखिए, बात आती है कि आर्यंस का मूल निवास स्थान क्या रहा है। अब आ जाए, इनका मूल निवास स्थान क्या रहा है आर्यंस का? जबकि इनका आज तक जो मूल निवास स्थान है वो कैसा है? विवादास्पद है। कैसा है बेटा? विवादास्पद है। यानी कि अभी तक हमें एक्यूरेट नहीं पता है कहाँ से आए थे आर्यंस। जैसे आपके कुछ विद्वान हैं जो इतिहासकार हैं, या आपके जो पुरातात्विक स्रोत हमें मिलते हैं, मानव शास्त्र की बुक है, या भाषा विज्ञान है, अर्थ विज्ञान है, इनमें ना बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने की ट्राई की गई है, बट ऐसा हमें कोई भी एविडेंस नहीं मिला। जैसे अभी जो भी आपकी मिल रही हैं कर्नाटका में एविडेंस मिल रहे हैं, तो आपका जो मैक्स मूलर का है उसको भी चैलेंज किया जा रहा है कि जो मैक्स मूलर ने बोला है कि आर्यंस कहाँ से आए हैं, इसको भी चैलेंज हो रहा है। तो ये बिल्कुल विवादास्पद रहा है। अगर हम इनके मूल निवास स्थान की बात करते हैं तो हमें क्या होता है? 3 तरह के मत मिलते हैं। कौन कौन से मत मिलते हैं? 3 तरह के मत मिलते हैं इसमें। कुछ विद्वान कहते हैं कि आर्य एशिया से आए थे। ठीक है, कुछ कहते हैं कि यूरोप से आए थे, और तीसरा मत है वो लोग कहते हैं कि भाई ये लोग उत्तरी ध्रुव से आए थे। ठीक है, विवादास्पद है क्योंकि इस पर आपके 3 मत मिलते हैं। ठीक है, कुछ इतिहासकार क्या कहते हैं भाई? कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ये लोग यूरोप से आए थे। कुछ इतिहासकार आपके कहते हैं कि ये लोग एशिया से आए थे, कि एशिया के मूल निवासी हैं। और जो उत्तरी ध्रुव है, कुछ ने कहा कि ये उत्तरी ध्रुव से आए थे। तो जो ये उत्तरी ध्रुव जिन बंदे ने बोला है, जिस इंसान ने बोला है, ये और कोई नहीं थे। ये किन्होंने बोला है?
आपके बाल गंगाधर तिलक ने बोला है कि ये लोग कहाँ से आए थे? उत्तरी ध्रुव से आए थे। कहाँ से आए थे बेटा? उत्तरी ध्रुव से। उत्तरी ध्रुव का जिक्र किन्होंने किया है? बाल गंगाधर तिलक जी ने बोला है कि ये लोग कहाँ से आए? ये लोग उत्तरी ध्रुव से आए, कि ये लोग उत्तरी ध्रुव से आए। और ये किस में प्रकाशित की है? इनकी एक बुक है। कौन सी बुक है बेटा? द आर्कटिक होम इन द वेदास। इसमें इन्होंने कहा कि जो आर्यंस का मूल निवास स्थान है वो आपका उत्तरी ध्रुव है, यानी कि नॉर्थ पोल है। इनकी बुक कौन सी थी जिसमें इन्होंने ये प्रतिपादित किया या प्रकाशित किया? कौन सी थी? द आर्कटिक होम इन द वेदास। इन्होंने इस बुक में क्या बोला है कि आर्यंस का मूल निवास स्थान क्या है? उत्तरी ध्रुव है। अगर आप यूरोप की बात करें कि यूरोप के उसमें किस किस ने बोला है कि ये लोग यूरोप से आए हैं, तो ये प्रतिपादित किया है, एक थे ससेटी, ठीक है, यूरोप सिद्धांत के जनक बोला जाता है इनको। क्या? फिलिपो ससेटी थे जिनको यूरोप सिद्धांत का जनक बोला जाता है। कौन थे? फिलिपो ससेटी। इनको क्या बोला जाता है? यूरोप सिद्धांत के जनक। इन्होंने बोला है कि जो आर्यंस थे वो यूरोप से आए हैं। फिर आपके काफ़ी हुए हैं, और जैसे एशिया के बारे में बोल दिया कि अलग अलग करके लिखवा दूं क्योंकि इनके काफ़ी हैं, ठीक है। इन्होंने बोल दिया फिलिप स्टेटी ने, जैसे यूरोप सिद्धांत के जनक जिनको बोला जाता है कि ये लोग यूरोप से आए थे। एशिया वाले भी सुन लो एक बार। एशिया के बारे में किसने बोला? आपके थे एक गंगानाथ झा। उन्होंने ब्रह्मर्षि देश से बोल दिया, ठीक है। कहाँ से बोल दिया? ब्रह्मर्षि देश से। किन्होंने बोला भाई? गंगानाथ झा ने। गंगानाथ झा ने बोला, क्या बोला बेटा? कि ये लोग ब्रह्मर्षि देश से आए हैं। ब्रह्मर्षि देश कौन सा था? ब्रह्मर्षि देश जिसको मध्य एशिया बोला जाता है आपका, ठीक है, यहाँ से आए हैं। एशिया के बारे में ऐसे बोल दिया। अब है ना, अब अलग अलग करके पढ़ते हैं। जैसे यूरोप का ले लेते हैं पहले। किसको ले लेते हैं? यूरोप को, क्योंकि यूरोप में भी काफ़ी राइटर्स थे। ये तो आपको मोटा मोटा मैंने बताया है अभी देखो। जैसे पहले हम यूरोप लेते हैं। यूरोप के किस किस ने कहा कि भाई ये यूरोप से आए हैं? जैसे यूरोप के लिए बोल दिया फिलिपो ससेटा ने, ठीक है। और ये बोला भाई पश्चिमी बाल्टिक समुद्र तट से आए हैं। ये किन्होंने बोल दिया? मच ने बोल दिया। फिर बोल दिया भाई ये लोग है ना यहाँ बाल्टिक समुद्र तट और यूरोप तो छोड़ो, ये आए हैं ऑस्ट्रिया और हंगरी से। कहाँ से आए हैं? ऑस्ट्रिया हंगरी से। ऑस्ट्रिया हंगरी से बोल दिया पी गाइल्स ने। किन्होंने बोला? पी गाइल्स ने। फिर एक आदमी आता है, कौन? पेंका। पेंका और हर्ट दो आदमी थे। ये क्या बोलते? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? कहाँ ऑस्ट्रिया हंगरी पहुंच रहे हो? थोड़ा सा इनसे मिलते जुलते पे आ जाओ। कहाँ आ जाओ? जर्मन पे। तो कुछ ने कह दिया कि ये लोग तो है ना जर्मन प्रदेश से आए हैं। जर्मन प्रदेश से बोला भाई पेंका और हर्ट ने, बोले कि ये जर्मनी के हैं। फिर जैसे आपके मारियस गार्डन चाइल्ड, ठीक है, और नेहरिंग, ये बोले कि भाड़ में जाने दो, भारत का हमेशा से लिंक रहा है किसके साथ? रशिया के साथ। तो ये आए हैं साउथ रशिया से, ठीक है। तो दक्षिणी रूस से किसने बोला? दक्षिणी रूस से बोल दिया बेटा मायर्स गार्डन चाइल्ड, और एक और थे आपके नेहरिंग। कौन थे बेटा? नेहरिंग। इन्होंने बोला है भाई ये आए हैं दक्षिण रूस से। जो ये गार्डन चाइल्ड हैं इन्होंने बोला है ये क्या है? द आर्यंस। इनको बोला जाता है द आर्यंस।
ठीक है, इन्होंने कहा है कि ये दक्षिण, हम तो दक्षिण रूस से आए हैं। फिर आ जाते हैं आपके मैकडोनेल। मैकडोनेल कहते हैं तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, तुम पता नहीं इनको कहाँ कहाँ से घुसा रहे हो, तुम ले जाओ इनको दक्षिण पूर्वी यूरोप में। ये लोग आए हैं दक्षिण पूर्वी यूरोप से, और दक्षिण पूर्वी यूरोप पे भी ये लोग डैन्यूब नदी के तट पर रहते थे। ये किसने बोला कि भाई ये डैन्यूब नदी के तट पर रहते हैं? डैन्यूब नदी का तट कौन सा है? दक्षिण पूर्वी यूरोप। ये किसने बोल दिया बेटा? ये बोल दिया मैकडोनेल ने। ऐसे ना हर इतिहासकार के अपने एविडेंस रहे हैं। जैसे फिर एशिया के बारे में बोल दिया कि भाई कौन कौन मानता है ये लोग एशिया से आए हैं। जैसे ना आपके एक राजबली पांडे थे, भाई भारत के थे ये राजबली पांडे। ये कह रहे हैं कि आर्यंस तो हम ही थे, हमारे ही पूर्वज आर्यन थे। तो इन्होंने बोल दिया आपका मध्य देश। मध्य देश किसको बोला जाता है? मध्य देश बोला जाता था आपके पहले, किसको बोला जाता था? मध्य प्रदेश नहीं बेटा, मध्य देश। मध्य देश बोला जाता था यूपी को, कि आर्यंस तो है ना यूपी से आए हैं। ये किसने बोला है? राजबली पांडे ने। जो ये राजबली पांडे हैं, इन्होंने किस में इसका जिक्र किया है? इनका एक लेख है, कौन सा? पुराणिक डाटा ऑन ओरिजिनल होम्स फॉर द आर्यंस। ठीक है, कौन सा है बेटा? पुराणिक डाटा ऑन ओरिजिनल होम्स फॉर द आर्यंस। इसमें बोल दिया कि ये लोग तो भाई मध्य प्रदेश के थे। फिर गंगाधर झा आते हैं। गंगाधर झा बोलते हैं, कौन बेटा? ये कहते हैं भाई तू चल राजबली पांडे अपना काम कर, तुझे क्या पता ये कहाँ से आए हैं। इनका तो मैं बताता हूँ ये कहाँ से आए हैं। ये आए हैं ब्रह्मर्षि देश से। कहाँ से आए हैं? ब्रह्मर्षि देश से। और जबकि ये बोलते हैं कि ब्रह्मर्षि देश अपने सप्त सिंधु एरिया को बोला जाता है, तो आप इसको सप्त सिंधु भी बोल सकते हैं। और जबकि कुछ विचारधाराएं ऐसी हैं कि आर्यन सबसे पहले सप्त सिंधु एरिया में ही आए थे, अफ़गानिस्तान से होते हुए। फिर वो लोग पंजाब आए, पंजाब से वो हरियाणा आए, ऐसी चीज़ बोली जाती है। फिर ये बोलते हैं कुरुक्षेत्र जो थानेश्वर आपका एरिया है, जो आपका थानेश्वर में है, कौन सा याद नहीं आ रहा, ब्रह्म सरोवर। ब्रह्म सरोवर पर बैठ के ब्रह्मर्षि ऋषि ने दुनिया सृष्टि रची थी। ठीक है, ऐसा बोलते हैं। तो गंगाधर झा कहते हैं, गंगानाथ झा कहते हैं भाई ये आए ब्रह्मर्षि देश से। फिर आपके एक एलडी काला और पोर्जिटर हुए हैं। जो ये पोर्जिटर हैं, इन्होंने एक बुक लिखी थी, कौन सी? एशियंट इंडियन हिस्टोरिकल ट्रेडिशंस। इसने कहा कि भाई तुम अपना काम करो, ये लोग कहीं से नहीं आए, ये लोग है ना हिमालय प्रदेश से ही आए हैं। हिमालय प्रदेश किसको बोला जाता था? जो अपना ये हिंदू कुश से लेके जितना तिब्बत का एरिया था, कश्मीर। तो इन्होंने ये कह दिया कि कश्मीर के पास हिमालय प्रदेश से आए हैं। अब आपका ये आ जाए कि भाई एलडी काला और पार्जिटर दो ने कहाँ से माना इनको? एलडी काला और पार्जिटर, इन्होंने बोला भाई ये कश्मीर के पास से आए हैं, ये कश्मीर के पास से आए हैं, हिमालय से आए हैं ये लोग। ठीक है, और पार्जिटर ने ये किस बुक में जिक्र किया? पार्जिटर ने ये बुक, इनकी बुक थी एक एशियंट इंडियन हिस्टोरिकल ट्रेडिशंस। उसमें इन्होंने इस चीज़ का प्रतिपादित किया है। क्या प्रतिपादित किया है? कि आर्यंस हैं वो कहाँ से आए हैं बेटा? कश्मीर के पास हिमालय प्रदेश से। कौन सी बुक में लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है एंशियंट इंडियन हिस्टोरिकल ट्रेडिशंस। इस बुक में इन्होंने ये प्रतिपादित किया है। तो ऐसे ऐसे अलग अलग अपने मत हैं। जैसे
भाई एक और हैं आपके DS त्रिवेद, वो कहते हैं कि ये मुल्तान के पास से आए हैं। और अविनाश चंद्र बोल देते हैं कि भाई ये सब सिंधु प्रदेश से आए हैं। अविनाश चंद्र ने अपनी ऋग्वैदिक इंडिया में लिखा था कि ये सब सिंधु प्रदेश से आए हैं। जैसे संपूर्णानंद हैं जो आर्यंस का आदि देश बोलते हैं, ये भी कहते हैं कि ये सब प्रदेश से आए हैं। फिर देखो, फिर आ जाते हैं हमारे भारत के। ठीक है, भारतीयों ने क्या क्या बोल दिया, अभी तक तो भारतीय और भी थे मध्य एशिया से। अब ये तो थे सारे कि भाई जिन्होंने ये बात बोला कि भाई एशिया में से भारत में कहाँ कहाँ थे। अब वैसे ही आप क्या आ जाते हैं कि भारत के बाहर एशिया के कौन कौन से एरिया थे। जैसे आपके दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश में बोला है कि ये लोग तिब्बत से आए थे। ये 2-4 राइटर्स के नाम इसलिए लिखवा रही हूँ क्योंकि अब क्वेश्चंस इनमें से आते हैं। जैसे दयानंद सरस्वती थे भाई, दयानंद सरस्वती को सब जानते हैं। ठीक है, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, इनकी एक बुक थी बेटा, कौन सी बुक थी? सत्यार्थ प्रकाश। कौन सी थी? सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश में इन्होंने लिखा कि आर्यंस की एंट्री कहाँ से होती है? तिब्बत से होती है। इनकी बुक थी, कौन सी बुक थी? सत्यार्थ प्रकाश। ये बोलते हैं कि ये लोग कहाँ से आए? ये लोग आए भाई तिब्बत से। ठीक है, फिर जैसे एडमंड मेयर और ओल्डेनबर्ग थे, इन्होंने बोल दिया कि ये पामीर के पठार से आए हैं। ब्रेडस्टोन थे, उन्होंने बोल दिया कि ये किर्गिज स्टेप्स के मैदान से आए हैं। हर्जफेल्ड ने बोल दिया कि ये रूसी तुर्किस्तान से आए हैं। तो ऐसे अपने अलग अलग मत सबके हैं। फिर लास्ट में एक मत आता है जो आपके एग्जाम में बार बार में पूछा जाता है और जिनको थोड़ा बहुत क्या सारा मूल्य कहते हैं ना, एक वैल्यूएबल लाइन जिनकी बोली जाती है, वो बोली जाती है मैक्स मूलर की। किसकी बोली जाती है भाई? मैक्स मूलर की। जो ये मैक्स मूलर हैं, इन्होंने अपनी एक बुक थी, कौन सी? लेक्चर्स ऑन द साइंस ऑफ लैंग्वेजेस। कौन सी थी बेटा? लेक्चर्स ऑन द साइंस ऑफ लैंग्वेजेस। इस बुक में इन्होंने कहा कि ये आए हैं भाई कैस्पियन सागर के पास से। कहाँ से आए हैं? कैस्पियन सागर के निकट से, कैस्पियन सागर के तट से आर्यंस की एंट्री हुई है अपने भारत में। ठीक है, ऐसे ऐसे अपने अपने मत हैं भाई, अलग अलग लोगों के अपने अपने मत हमने कर लिए कि किसके क्या मत थे, किसके क्या मत नहीं थे। अब देखो फिर क्या होता है, धीरे धीरे जो हमारे भारतीय विद्वान थे, इन्होंने ये कह दिया कि भाई जो आर्यंस का मूल निवास स्थान है ना, ये भारत था और यहाँ से आर्य लोग विश्व के विभिन्न विभिन्न भागों में पाए गए। और सेकंड वे में जो अपने विदेशी विद्वान थे वो ये कहते हैं कि भाई आर्यंस का जो मूल निवास स्थान है या तो वो मध्य एशिया था, और मध्य एशिया से जो आर्यंस है ईरान होते हुए भारत आए। ठीक है, हमारे वालों ने तो कह दिया ये भारत से आए, लेकिन जो विदेशी विद्वान थे वो ये कहते हैं कि ये लोग मध्य एशिया में रहते थे। मध्य एशिया से गए ये लोग ईरान, ईरान से पहुंचे ये लोग कहाँ पर बेटा? भारत। कहाँ पहुंचे? भारत। ठीक है, मध्य एशिया से ये लोग आए ईरान और ईरान से पहुंचे ये लोग कहाँ पर? भारत में। इनके लिए ये है, लेकिन आर्यंस के जो मूल निवास स्थान है उस पर तो आज भी क्वेश्चन मार्क है कि हम किसको ये माने कि भाई सर्वप्रमुख कारण ये था। अगर हम विद्वानों की दृष्टि से देखें तो कोई भी ऐसा भाई हमारा सेल्फ सेटिस्फेक्शन कोई भी नहीं कर पा रहा। ठीक है, क्योंकि कोई कहीं से बोल रहा है, कोई कहीं से बोल रहा है, अब सबके अपने अपने विचार थे, क्योंकि कोई उस टाइम पे तो था नहीं, जिन्होंने बुक्स लिखी हैं वो वहाँ तो उनके साथ प्रेजेंट था नहीं, तो इसलिए वो अपने अपने मत दे रहे हैं। अब हम भी आपको वो मत पढ़ा रहे हैं। अब हम तो उस टाइम पैदा नहीं हुए थे कि भाई हम आपको ये बता सकें कि भाई एग्जैक्ट आर्यंस यहाँ से आए थे। तो हर विद्वान का अपना एक मत था जिस पर
क्वेश्चन मार्क है। पर ठहरता किस पे है आर्यंस का मूल निवास स्थान? आर्यंस का जो मूल निवास स्थान है वो ठहरता है किस पे बेटा? मध्य एशिया पर, और यही सर्वाधिक मान्य मत है। ठीक है, सर्वाधिक मान्य मत क्या है आपका? कि मध्य एशिया है। अगर सबके आप अगर चीज़ें देखें कि जिस जिस विद्वान ने अपना मत दिया है उसके हिसाब से हम क्या कहेंगे? आर्यंस के लिए सर्वाधिक मान्य मत क्या है? मध्य एशिया। क्या है बेटा? मध्य एशिया। इस पॉइंट को अच्छे से याद कर लेना। और ये एविडेंस हमें कहाँ से मिलता है? हमने मध्य एशिया को भी क्यों मिला? क्योंकि हमें एक एविडेंस मिला था। कौन सा मिला था? आपके एशिया माइनर, यानी कि जो एशिया में तुर्की है एक जगह, आप इसको एशिया माइनर कहो, वहाँ से एक अभिलेख मिला था। कौन सा अभिलेख मिला वहाँ से? बुगाज कोई। कौन सा अभिलेख मिला? बुगाज कोई। जो ये बुगाज कोई अभिलेख हमें मिला, इसमें हमें क्या देखने को मिला? इसमें 4 वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है। कौन कौन से देवता? इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य। कौन कौन से थे बेटा ये 4 देवता? इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य। इसीलिए मध्य एशिया के सिद्धांत की पुष्टि हो पाई कि हाँ भाई आर्यंस कहाँ से आए? मध्य एशिया से। क्योंकि वहाँ पर आपका एक अभिलेख मिला बोगाज कोई, जिसमें 4 वैदिक देवताओं का जिक्र है, इंद्र, मित्र, वरुण और नात्स्य का। जो ये नासत्य का हमें उल्लेख मिलता है, 4 देवताओं का उल्लेख मिलता है, इनसे हमने इस सिद्धांत की पुष्टि कर ली कि आर्यंस का मूल निवास स्थान क्या है? मध्य एशिया है। क्या है? मध्य एशिया। आई गेस इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इतना डेप्थ में क्यों जा रहे हैं? क्योंकि जब हम डेप्थ में जाते हैं तो हमें चीज़ें जल्दी रिवाइज होती हैं, याद आती हैं। फिर देखिए, जो मध्य एशिया का सिद्धांत था, इसके अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं कि भाई आर्यंस का मूल निवास स्थान मध्य एशिया रहा। अब आर्यंस अपने मूल निवास स्थान से जनसंख्या या वृद्धि या चारागाह के उसमें सुख में इस साइड आए होंगे, भाई वहाँ पे कोई बाढ़ वाड़ आ गई होगी, तो इन्होंने इस साइड रुख कर लिया। वहाँ से ये चलकर ईरान गए। ईरान जाके ये 2 शाखाओं में बट गए। ठीक है, इस चीज़ को भी आप समझो अच्छे से, जो आपको ये करवा रही हूँ मैं, क्योंकि इतना डीप शायद ही आपको यूट्यूब पे देखने को मिलेगा। और डीप करवाने का मतलब ही ये है भाई, करो चाहे 2 बच्चे भी पढ़ें, लेकिन वो पढ़ो। ठीक है, अब इन्होंने कहा कि ये मध्य एशिया से कहाँ गए? ईरान पहुँचे। जैसे ही किस उसमें पहुँचे? ये चारागाहों में। या तो जनसंख्या में वृद्धि होगी, एक रीज़न ये बोल दिया, या ये चारावाहक के उसमें आए, चारागाहों के उसमें लगा लो, चारागाहों के सुख में आए। ये आगे ईरान तक। और ईरान तक जैसे ही आए तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए। ठीक है, कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गए? 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए थे। 2 पार्ट्स में कहाँ कहाँ डिवाइड हुए? जैसे ही ये लोग ईरान पहुँचे, मान लो हम लोग हैं, हम लोग ईरान पहुँच जाएं या कहीं भी पहुँच जाए, अपने से लगा लो, तो हम जिनको ईरान पसंद आ गया वो बोले हम तो ईरान में ही रह लेंगे। कुछ बोले कि चलो छोड़ो ना, हम तो कहाँ जाते हैं, हम भारत की ओर रुख करते हैं। ठीक है, अब कुछ लोग ईरान रह गए, कुछ लोग भारत आ गए। तो भारत में जो इनका आगमन है वो बोला जाता है बेटा 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के बीच में। ठीक है, किसके बीच में बोला जाता है? कि 2000 ईसा पूर्व के आसपास ही ये लोग एंट्री करना स्टार्ट कर गए थे। 2000 ईसा पूर्व से लेकर ये लोग 1500 ईसा पूर्व के बीच में इनकी एंट्री हो गई। या ये कह सकते हैं हम भारत में आर्यों की एक से अधिक लहर आई, यानी कि एकदम आधी जनसंख्या ईरान में रहेगी, आधी जनसंख्या भारत की ओर आ गई। तो जब ये लोग भारत में आए तो सबसे पहले ये भारत में कहाँ आए बेटा? भारत में ये आए अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के सीमांत प्रांत में आए ये। ठीक है,
सीमांत प्रांत में आए, सीमांत प्रांत प्लस पंजाब, इन्होंने अपना एरिया बांट लिया। यहाँ पे आके ये लोग सबसे पहले बसे। इस एरिया को क्या बोला जाता था बेटा? इस एरिया को बोला जाता था सप्त सिंधु प्रदेश या सप्त सैंधव प्रदेश। ठीक है, इस एरिया को क्या बोला जाता था? सप्त सैंधव प्रदेश। सप्त सैंधव मीन्स 7 नदियों का देश। क्या? 7 नदियों का देश। सप्त सैंधव को हम क्या बोलते हैं बेटा? 7 नदियों का प्रदेश या देश। आई गेस इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर देखो, इनकी एंट्री वेंट्री हमने सब कर ली। अब आते हैं हम, आई गेस इतना आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, कहाँ से इनकी एंट्री हुई, कहाँ से क्या क्या मत था। अब चलो हम करते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट। अब हम करते हैं वैदिक साहित्य यानी कि वैदिक लिटरेचर। क्या स्टार्ट करते हैं अब हम? वैदिक साहित्य, जिसका टाइम पीरियड हमने क्या माना बेटा? 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। धीरे धीरे करो, हम सब करते जाएंगे। वैदिक साहित्य यानी कि वैदिक लिटरेचर। वैदिक साहित्य को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बेटा? श्रुति ग्रंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्रुति ग्रंथ। यानी कि जो परमात्मा से सुना गया हो उसको हम क्या बोलते हैं? श्रुति ग्रंथ। वैदिक साहित्य को क्या बोलते हैं हम लोग? श्रुति ग्रंथ। श्रुति ग्रंथ का मीनिंग क्या होता है? ऐसा ग्रंथ जो परमात्मा से सुना गया हो। ठीक है, अब इसका अगर आप मीनिंग देखें तो मीनिंग क्या बनेगा कि गुरु के द्वारा वाक्यों को बोला गया और शिष्यों द्वारा वो सुना गया। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? श्रुति। तो श्रुति ग्रंथ जो परमात्मा ने बोला और हमने सुना, और परमात्मा गुरु को जो पहले दर्जा देते थे वो परमात्मा का ही दर्जा देते थे। ठीक है, यानी कि गुरु के द्वारा उच्चारित वाक्यों को शिष्य द्वारा श्रवण के जरिए संरक्षित रखने के कारण वेद को हम क्या बोलते हैं? श्रुति। ठीक है, वेद को हम क्या बोलते हैं? वैदिक साहित्य मतलब श्रुति ग्रंथ। तो वेद क्या हो गए? श्रुति। हम वेद को क्या बोल देंगे? श्रुति। अगर हम वैदिक साहित्य की बात करें तो वैदिक साहित्य में क्या क्या चीज़ आती है बेटा? आपके वैदिक साहित्य में आती है, इस चीज़ को तो आप कट कर दो। वैदिक साहित्य में हम वैदिक साहित्य को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। किस किस में? एक तो वेद में, ठीक है, जहाँ से हमें एविडेंस मिलते हैं। किस किस में? वेद में। फिर हम किस में करेंगे? ब्राह्मण में। आपके आरण्यक। आरण्यक क्या होता है? जंगल। ठीक है, फिर हम बात करेंगे उपनिषद की। ठीक है, वैदिक साहित्य को, या हम ये कह सकते हैं कि वैदिक साहित्य के अंतर्गत 4 चीजों को शामिल किया जाता है। किस किस को बेटा? वेद को, ब्राह्मण को, आरण्यक को और उपनिषद को। अगर हम बात करें किससे स्टार्ट करें हम? अगर हम बात करें वेद से, ठीक है, वैदिक साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण क्या था? आपके वेद हैं सबसे महत्वपूर्ण। एक एक करके समझेंगे। सबसे महत्वपूर्ण क्या थे? आपके वेद माने गए हैं। वेद को क्या बोला जाता है? वेद को बेटा बोला जाता है क्या? अपौरुष्य। क्या बोला जाता है वेद को? अपौरुष्य। अपौरुष्य का मीनिंग क्या होता है? जो पुरुष द्वारा रचित ना हो, अपौरुष्य। ठीक है, जो पुरुष द्वारा रचित ना हो उसको हम क्या बोलते हैं? अपौरुष्य। क्योंकि वेद को क्या बोला जाता है? मानव रचित ना मानकर ईश्वर प्रदत्त माना गया है कि ये मानव द्वारा रचित नहीं है, ये किन्होंने लिखा है, ये मानव रचित नहीं है, ये किस रचित है? ये परमात्मा के रचित है, या ये ईश्वर के द्वारा रचित किया गया है। ईश्वर के द्वारा वेदों की
रचना की गई, ऐसा माना जाता है। इतना आपको समझ में आ गया होगा बेटा, आई गेस इतना तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि बहुत डिटेल में अच्छे से बात कर रहे हैं। अगर हम वेद की बात करें, वेद के विषय की, ठीक है, जैसे वेद कितने प्रकार के होते हैं, वेद कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से वेद हैं? कितने वेद हैं टोटल? 4 वेद हैं। कौन कौन से हैं 4 वेद? सबसे पहला, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। फिर हम बात करते हैं सेकंड की यजुर्वेद। फिर हम बात करते हैं किसकी? सामवेद की। फिर आपका सबसे लास्ट और नया वेद कौन सा था? अथर्ववेद। ठीक है, बात आ जाए सबसे नया अथर्ववेद, सबसे पुराना आपका ऋग्वेद। अब आ जाए ऋग्वेद, एक एक करके करें। अगर एक एक करके करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे जो आपका ऋग्वेद है, इसको हम बोलते हैं छंदोबद्ध मंत्र, यानी कि छंदों में बोले गए मंत्र, स्तोत्र और प्रार्थनाएं आती थी इसमें। और इसके जैसे उपनाम क्या हैं? अगर उपनाम लेते चलो, होत्री वेद। ठीक है, यहाँ पे इसके उपनाम लिख लो। ठीक है, और तो बाकी चीज़ें आपके समझ आ जाएगी, लेकिन ये चीज़ थोड़ी सी साथ के साथ हो जाए ना तो अच्छा होता है, माइंड में घुसा रहता है। अगर हम इसके उपनाम की बात करें तो आपका ऋग्वेद को हम क्या कहते हैं? होत्री वेद। क्या बोलते हैं? होत्री वेद। होत्री, होत्रा, जो इनके यज्ञ करता थे या जो इनके पढ़ते थे वो कौन होते थे? होता होत्री। यानी कि जो ऋचाएं, ऋचाएं क्या होती हैं? रचनाएं, श्लोक, रचनाओं का पाठ करते हुए देवताओं की स्तुति जो करता था उसको हम क्या बोलते थे? होत्री बोलते हैं। और वहीं से क्या आया आपका इसका उपनाम? होत्री वेद। और यजुर्वेद को अथर्वयु वेद। ठीक है, सामवेद को ओदगात्र वेद। और आपके अथर्ववेद को बोला गया ब्रह्मा वेद। ठीक है, ये क्या थे इसके बेटा? उपनाम थे। ब्रह्मा क्यों बोला गया? कि यज्ञ का जो निरीक्षण करते थे, जिनसे कोई गलती ना हो। उद्रगात्र किसको बोला गया? जिसको उद्रगात्री भी बोल देते हैं, यानी कि रचनाओं को सस्वर गान करना। आपका जो ये था, इसमें आ गया था आपका संगीत। ठीक है, यजुर्वेद में आ गए थे आपके गद्य और पद्य। ठीक है, ये तो हम डिटेल करेंगे, तब धीरे धीरे सब करते चलेंगे। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं आपके फर्स्ट किससे? ऋग्वेद से। या कल करें हम ऋग्वेद, नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं बेटा ऋग्वेद, वरना काफ़ी लंबा हो जाएगा। आई गेस इतना आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ से क्या चीज़ बनी है। ठीक है, कहाँ से क्या चीज़ आई है, उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो कल हम स्टार्ट करेंगे हमारा क्या? ऋग्वेद, या इससे ही नेक्स्ट लेक्चर में अभी ही डाल दूंगी मैं आपका। चलो ऋग्वेद तो कर ही लेते हैं, कुछ कर लेते हैं ऋग्वेद, कुछ नेक्स्ट टाइम कर लेंगे, क्योंकि ठीक है। अब हम स्टार्ट क्या करते हैं बेटा? ऋग्वेद। फर्स्ट वेद कौन सा है हमारा? ऋग्वेद। अगर हम ऋग्वेद की बात करें, देखो मैं मोटा मोटा आपको नहीं करवाऊंगी, बट उतना ही करवाऊंगी जो आपके लिए ठीक होगा। इसका जो टाइम पीरियड बोला जाता है, ये बोला जाता है 1700 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। क्या बोला जाता है इसका टाइम पीरियड बेटा? 1700 ईसा पूर्व से अब है ना, कुछ बच्चे ये मत बोल देना कि मैम आपने वेद को है ना 2 पार्ट्स में, वैदिक साहित्य को आपने ना 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया भाई, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। सब करवाऊंगी, धीरे धीरे, शांति रखो। जो आपका ऋग्वेद था, इसका टाइम पीरियड माना बेटा 1700 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। अगर हम इसके रचना क्षेत्र की बात करें, इसका रचना क्षेत्र जहां आर्यंस पहले आके बसे थे, कौन सा था वो आपका? सप्त सैंधव प्रदेश। सप्त सैंधव प्रदेश में ये लोग आकर बसे थे, जो 7 नदियों का देश बोला जाता था आपके अफगानिस्तान का सीमांत एरिया और पंजाब का। अब ऋग्वेद का विभाजन किस किस में डिवाइड हुआ? इसमें आए आपके मंडल। कितने मंडल हैं? 10 मंडल आए।
ठीक है। अनुवाक कितने आए? 85। कितने अनुवाक आए? 85। अगर हम सूक्त की बात करें, सूक्त कितने आए? 1028 आए। ठीक है। अगर हम बाल खिल्ले के 11 सूक्त जोड़ दें तो 1028 होता है। और आपकी रचनाएं, जिनको हम ऋचाएं भी बोलते हैं संस्कृत में, और रचनाएं हिंदी में बोलते हैं। रचनाएं कितनी थी टोटल? कितने मंत्र थे? मंत्र कह लो अगर सिंपल याद रहे तो 10,580 मंत्र। ठीक है। अगर हम इसके मंडलों की बात करें, अगर हम मंडल की बात करें बेटा, तो पहले से लेकर 10वें मंडल, 10 मंडल थे। अब इन मंडलों में जो आपकी विषय वस्तु है और भाषा का आधार से अगर इनका रचना काल माने, ठीक है, मंडल कितने हैं बेटा? टोटल 10 हैं। अगर इनका रचना काल और वो माने तो इनमें भी जो 10वां मंडल है ना, जो आपका 10th मंडल था, 10वां मंडल, ये सबसे बाद में बना था। ठीक है। सबसे बाद में इस मंडल की रचना हुई। बेटा जो आज मैं लैंग्वेज आपको बोल रही हूँ वो बिल्कुल इजी लैंग्वेज है, ताकि आपके माइंड में घुस जाए, वरना लिख देती मैं भी कुछ का कुछ। ठीक है। जो अगर इसमें आ जाए आपके कि सबसे बाद में बनने वाला मंडल कौन सा है, तो हम क्या कह देंगे कि 10वां मंडल है। अगर पहले मंडल की बात करें, अब हम फर्स्ट मंडल की, तो जो पहला मंडल था इसके रचनाकार किनको माना जाता है? कण्व ऋषि को। रचनाकार किनको माना जाता है? किन्होंने पहला मंडल बनाया? काण्ववंशी ऋषि ने। किन्होंने बनाया बेटा? काण्ववंशी ऋषि माने जाते हैं। और अगर आप बात करो आकार से, आकार में कौन से मंडल सबसे बड़े हैं? अब बात आ जाए कि आकार में कौन कौन से मंडल सबसे बड़े हैं, तो आकार की बात आ जाए तो हम कह देंगे कि पहला और 10th मंडल आकार के हिसाब से सबसे बड़े हैं। ठीक है। इसलिए मैंने फर्स्ट और 10th आपको एक बार करवाया कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है। बार बार में ये चीज़ ना करनी पड़े, साथ के साथ हम इनको निपटा दें। तो अगर बात आ जाए कि सबसे बाद में किस मंडल की रचना हुई, हम कह देंगे 10वें मंडल की रचना हुई। पहले जो मंडल थे उनके रचनाकार कौन थे? काण्व ऋषि माने जाते हैं। अगर हम आकार की दृष्टि से देखें तो सबसे बड़े मंडल कौन कौन से हैं? पहला और 10वां मंडल है। और पहला और 10वां मंडल ये सबसे बड़े क्यों बोले जाते हैं? क्योंकि अगर हम सूक्त की बात करें तो दोनों 191 सूक्त लिए बैठे हैं, दोनों में सेम है। ठीक है। दोनों मंडलों में समान सूक्तों की संख्या है, इसलिए बोला जाता है कि पहला मंडल और 10वां मंडल दोनों सेम हैं, दोनों ही सबसे बड़े हैं। आई गेस इतना आपको समझ में आ गया। अगर हम बात करें 2nd to 7th मंडल की, किसकी? 2nd to 7th मंडल की, यानी कि टोटल कितने हो गए? 6 मंडल हो गए। देखो काउंट करो, 2 3 4 5 6 7, टोटल कितने आ गए? ये 6 मंडल आ गए। इसमें टोटल 6 मंडल आ गए। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें क्या क्या आ गया था? इसमें आपको, इसको बोला जाता है कुल ग्रंथ। क्या बोला जाता है? कुल ग्रंथ, या हम इसको बोल देंगे वंश मंडल। ठीक है। गोत्र मंडल। इतना डीप कोई करवाता है? कोई करवाता हो तो मुझे भी बताना। या हम इसको बोल देंगे ऋषि मंडल। आपको सिर्फ ये कह देंगे कि ऋग्वेद में आपके वंश आ गए थे, गोत्रों का जिक्र हो गया था, लेकिन कौन से मंडल में हुआ था? दूसरे से 7वें मंडल में। ठीक है। अगर आप इनकी रचना की बात करो कि कुल, वंश, गोत्र, इनकी रचना अगर 6 मंडल हैं तो आप खुद सोचो कितने ऋषि होंगे? 6 ऋषि होंगे। इनकी टोटल रचना कितने ऋषियों ने की? 6 ऋषियों ने की। इनकी रचना टोटल 6 ऋषियों ने की थी। किस किस की बेटा? आपके कुल की, हम किस कुल के हैं, किस वंश के हैं, या किस गोत्र के हैं। ठीक है।
ठीक है, किन्होंने की? 6 ऋषियों ने की थी। अगर आप इनके नाम भी जानना चाहते हैं तो मैं नाम भी करवा दूंगी, चलो करवा ही देती हूँ। जैसे देखो सेकंड मंडल, इसके कौन थे? गृत्समद से। कौन थे? गृत्समद। ठीक है, कौन थे इसके? गृत्समद। सेकंड के कौन से थे? आपके विश्वामित्र, जिनका आपने नाम सुना हुआ है। ठीक है, सेकंड के कौन थे? गृत्समद थे। अगर थर्ड मंडल की बात करें तो इसके कौन थे? विश्वामित्र थे। अगर आप फोर्थ मंडल की बात करें, फोर्थ मंडल के कौन थे बेटा? फोर्थ मंडल के थे आपके नित्य, जिसको हम क्या बोलते हैं? शाश्वत। ये सारे नाम आपने सुन रखे हैं, बस आपको ये नहीं पता कि कौन कहाँ से क्या था। और अगर आगे इनके, अब देखो हमने जिन ऋषियों के बारे में बात की है या हमने इनको सीधा समझा है, तो हम इनको कहते हैं कि ये डायरेक्ट कौन थे, ये मंडल किससे प्राप्त हुए? ये सीधे हमें भगवान से प्राप्त हुए हैं, यानी कि ईश्वर से प्राप्त हुए हैं। पर बहुत टाइम के बाद अगर हम इनके रिटन एविडेंस की बात करें तो जैसे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्या हुआ, मौखिक रूप से बताए गए। जैसे हमारे फादर थे, वो हमें बैठ के बताते हैं कि हाँ भाई तुम्हारे दादा परदादा ये थे, उस टाइम ये परंपरा थी, ऐसे थे। तो ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे आए, ये सारे मौखिक रूप में चलते रहे। मौखिक रूप में चलते रहे, कैसे? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। जो आपका सेकंड, थर्ड, फोर्थ मंडल था। फिर देखो इतना हो गया, ऐसे वेद का प्रचार प्रसार चलता रहा। फिर बात आती है वेद। जो ये वेद है, वेद अभी हमने फोर्थ तक, पहले मंडल ही खत्म करो आज, वेद के बारे में हम बाद में समझेंगे। अब देखो फिर हम बात करते हैं हमारे फिफ्थ मंडल की। फिफ्थ मंडल के कौन थे? अत्रि थे। सिक्स्थ मंडल के कौन थे बेटा? भारद्वाज। कौन थे? भारद्वाज। और सेवंथ मंडल के कौन हुए बेटा आपके? वशिष्ठ। कौन हुए? वशिष्ठ। ठीक है, ये 7 आपको समझ में आ गए। अभी बात आ जाए फिर आपके 8वें और 9वें मंडल की। जो आपका 8th और 9th मंडल था ना, जो 8th और 9th मंडल था, 8th को हम बोलते हैं प्रज्ञात मंडल। क्या बोलते हैं? प्रज्ञात मंडल। प्रज्ञात मंडल का मीन्स क्या होता है? गेय पदों का मंडल, यानी कि जो गाने योग्य पद होते हैं, गेय पदों का मंडल। जो गाने, जो पद्य गाए, यानी कि सॉन्ग गाया गया जिनसे, ऐसे कर लो, गेय पदों का मंडल। ठीक है, अगर हम 9th की बात करें तो आपका सोम मंडल था। हमें टीचर्स क्या कराते हैं कि 9वें मंडल में सोम मंडल का जिक्र किया गया है। अगर आप 8th मंडल की बात करें तो इसके रचनाकार कौन थे आपके? 2 ऋषि थे। कौन कौन से? एक तो कण्व ऋषि, कण्ववंशी कर दो, जिन्होंने पहला मंडल लिखा था, कण्ववंशी। और दूसरे कौन थे आपके? अंगिरावंशी। अंगिरावंशी। इन्होंने 8वें मंडल की रचना की। और 8वें मंडल में आपके टोटल सूक्त कितने थे? जो आपके मैंने बताया था ना, बाल खिल्य सूक्त मिलते हैं, 11 सूक्त। कौन से? बाल खिल्य। इन्होंने इनकी रचना की थी। कौन से सूक्त बेटा? बाल खिल्य। कौन से? बाल खिल्य। 8वें मंडल में आए थे आपके 11 सूक्त, जिनको हम क्या बोलते हैं? बाल खिल्य सूक्त। आई गेस इतना आपको समझ में आ गया होगा भाई। ठीक है, जो ये बाल खिल्य थे, ये हमारे बाद में जोड़े गए थे सूक्तों में। टोटल कितने हैं? 1028। अगर हम इसमें से 11 निकाल दें तो हमारे जो ये 1017 हैं, ये थे आपके बाकी के सूक्त, और ये 11 ऐड करके क्या बने थे? 1017 सूक्त बने थे। इतना आपको समझ में आ गया। 10वें मंडल की हमने बात की थी कि 10वां मंडल सबसे बाद में इसकी रचना हुई थी, 10th मंडल की
हुई थी सबसे बाद में इसकी रचना। इसके जो प्रतिपादक थे, और 10th मंडल में ही हमें क्या देखने को मिलता है, 10th मंडल को ना दोबारा लिख लो, क्योंकि 10th मंडल में आपका एक चीज़ आई थी। क्या आई थी? पुरुष सूक्त। क्या आया था बेटा? पुरुष सूक्त। और पुरुष सूक्त को सभी जानते हैं, जिसमें आपके क्या आ गया था? वर्ण व्यवस्था आ गई थी। ठीक है, अगर हम 10th मंडल की बात करें तो ये क्या था? इस मंडल की रचना सबसे बाद में हुई। 191 सूक्त इसमें देखने को मिलते हैं। इन सूक्तों की वजह से ये सबसे बड़ा मंडल बोला जाता है, पहला और ये। ठीक है, और अगर हम इसमें बात करें, इसमें आ गया था आपका पुरुष सूक्त, जिसके 191 सूक्त थी। उन 191 सूक्त में एक सूक्त आया, कौन सा? पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त का मतलब क्या था? सृष्टि की प्रक्रिया का इसमें प्रतिपादन किया गया। ठीक है, जिसमें आपके वर्ण व्यवस्था आ गई थी। एक तरह से ये लगा लो कि वर्ण व्यवस्था थी। ठीक है, इसमें एक और सूक्त था सबसे इंपॉर्टेंट, तो आपका पुरुष सूक्त ही है भाई, जिसमें इसमें एक चीज और लिख लो, वर्ण व्यवस्था। बस ज़्यादा करोगे तो फिर दिमाग पजल हो जाएगा। वैसे इसमें नास्तीय सूक्त भी आया था, जिसमें सृष्टि की पूर्वावस्था का वर्णन किया गया है। हिरण्य गर्भ सूक्त था, जिसमें संसार के नियामक ईश्वर का प्रजापति के रूप में वर्णन किया गया है। नदी सूक्त भी इसमें मिलता है, विवाह सूक्त भी इसमें मिलता है। ठीक है, इतना डिटेल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना डिटेल करोगे तो दिमाग की दही हो जाएगी। इतना याद रखो कि पुरुष सूक्त किसवें से था? 10th मंडल में से था, जिसमें आपकी वर्ण व्यवस्था आ गई थी, और वर्ण व्यवस्था को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। किस किस में? थोड़ा सा समझ लो। आज आपके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, ये आ गई थी आपकी वर्ण व्यवस्था। इतना बहुत है, बाकी अब हम करेंगे नेक्स्ट में। थोड़ा सा समझ लो। एक चीज मैं आपको बीच में बताना भूल गई थी। क्या बताना भूल गई थी बेटा? मैंने 4th मंडल के ना, मेरे को डाउट था शुरू से ही, दिमाग में आ गया मेरे। चलो आ गया तो अच्छी बात है ना, दिमाग में आ गया। जो 4th के थे ना बेटा, ये शाश्वत नहीं थे। ये कौन थे? ये थे आपके वामदेव। कौन थे बेटा? वामदेव। मेरे को याद आ गया, तब से मेरे माइंड में डाउट चल रहा था कि भाई कौन थे ये वामदेव। अभी हम थोड़ा सा एक चीज और समझ लेते हैं। क्या समझते हैं बेटा हम? जो वेद है, यहां समझो, जो हमारे वेद थे ना, इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। हमने देख लिया कि भाई आपके यजुर्वेद, सामवेद। अब थोड़ा सा ना एग्जाम ओरिएंटेड देखो आप। एग्जाम ओरिएंटेड तो खैर हमने अभी भी किया है। वेद, वेद को क्या माना जाता था? वेद को माना जाता था नित्य। नित्य का मतलब शाश्वत। ठीक है, जो ऋषियों के द्वारा रचना की गई है। ऋषियों द्वारा रचना की गई। ये मेरे माइंड में तब से चल रहा था कि मैं आपको ये चीज करवाऊं। ठीक है, इसका मतलब ये था कि सीधे ईश्वर से इसको प्राप्त किया गया है, एक मुख से दूसरे मुख में, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। हम नित्य और शाश्वत, मैं सोची 4th मंडल में शाश्वत ने, नहीं, ऐसा नहीं था। नित्य ऋषियों द्वारा रचना की गई है। अगर हम वेद की बात करें कि वेद किस शब्द से, किस धातु से बना है, ठीक है, वेद जो शब्द है ये किस धातु से बना है, हम इसको कह देंगे कि ये विद धातु से बना है। किस धातु से बना है? विद धातु से बना है। विद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। क्या होता है? ज्ञान। और जो हमने वेद देखे थे कि वेद टोटल कितने थे? 4 थे। कौन कौन से थे? अभी हम करके आए हैं। आपका ऋग्वेद, यजुर्वेद,
कौन सा था? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और आपका अथर्ववेद। कौन सा था? अथर्ववेद। फ्लो में बताना ही भूल गई है। यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। जो आपके ये तीन है ना, ये तीन वेद, इनको बोला जाता है वेद त्रयी। वेद त्रयी क्या बोला जाता है इनको? वेद त्रयी। अथर्ववेद तो बहुत बाद में आया है, कुछ विद्वान तो अथर्ववेद को वेद ही नहीं मानते। इसका रीजन क्या है? क्योंकि वेद त्रयी इसका संबंध था वैदिक यज्ञों से। ठीक है, इसका संबंध किससे था? वैदिक यज्ञों से था। और जबकि ये अथर्ववेद था, इसमें आ गया था आपके जादू टोने तंत्र मंत्र, ये सब इसमें आ गए थे। तो अथर्ववेद को वेद की संज्ञा तो प्राप्त हो गई थी, बट जो आपके कुछ विद्वान है वो ये कहते हैं कि भाई तीन ही वेद हैं, वेद त्रयी। ठीक है, आपके ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। बट जैसे जैसे टाइम चला गया, इन सबको क्या बोला जाने लगा? वेद चतुष्ट है। क्या बोल दिया इन सबको? यहाँ से लेके यहाँ तक इनको बोल दिया। फिर टाइम टू टाइम जब टाइम चला गया, वेद चतुष्ट। ठीक है, वेद चातुष्टय। ठीक है, यानी कि चार वेद। ठीक है, चतुष्टय का मीनिंग क्या हो गया? चार वेद। और वेदों को फिर क्या बोला गया? इनको बोल दिया गया संहिता। क्या बोल दिया गया? संहिता। तभी हमें कई कई जगह पे मिलता है ना वेद संहिता। ठीक है, क्योंकि इनमें वेदों का आपका क्या होता है? संकलन। अगर हम संहिता या वेद की बात करें, वेदों को ही संहिता बोला गया, तो हम वेद को क्या कह देंगे कि दुनिया का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ। सबसे प्राचीनतम ग्रंथ, विश्व का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ किसको बोला गया बेटा? वेद को बोला गया। और ऋग्वेद में हम किस किस को देखते हैं? भारतीय संस्कृति, धर्म, दर्शन, ज्ञान, विकास, इतिहास, काव्य, इन सब को हम किस में देखते हैं? हमारे ऋग्वेद में। अब हम करेंगे नेक्स्ट। और यजुर्वेद में आपको धार्मिक दृष्टि दिख जाएगी, सामवेद में आपको संगीत दृष्टि दिख जाएगी, अथर्ववेद में आपको लौकिक दृष्टि दिख जाएगी। ये करेंगे अब हम नेक्स्ट में, क्योंकि लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा। आई गेस इतना जितना आपको करवाया है बहुत इम्पोर्टेंट है और बिल्कुल डिटेल में करवाया है, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलो अब हम मिलते हैं।